वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो उपयोगी होने वाला है कक्षा 11वीं के लिए ऊष्मागतिकी की अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए। उसमें अब हम कुछ विशेष बातों को जानने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। तो उसके पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको जल्दी से देख पाएं। तो चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। इस आज के वीडियो में हम कार्नो इंजन के बारे में और उसकी दक्षता के बारे में, साथ ही कार्नो चक्र में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और कुल कार्य कितना होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस थंबनेल में कि हमने एक इंजन लिया है। इस इंजन को कार्नो इंजन कहते हैं। इसके जो भाग हैं उनको आगे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ये चक्र प्रदर्शित है जो कि दाब P और आयतन V के बीच में है। इसमें हम दो ताप के बीच में दाब और आयतन में परिवर्तन को देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं। एक परिभाषा उत्क्रमणीय प्रक्रम की है, तो इसे आप नोट कर लें। उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसे प्रक्रम जिन्हें हम अगर विपरीत क्रम में उस प्रक्रिया को करें तो हमें वही सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं जो कि हमने पहले उपयोग की थी और हमें रिजल्ट मिला था। तो ये रिजल्ट के विपरीत है। तो एक ये डेफिनेशन आप नोट कर लें साथ में। फिर है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा। इसको वह प्रक्रम जिसको अगर हम उल्टा चलाएं तो हमें वे उत्पाद ना मिले जो कि हमने उपयोग किए हुए थे। तो ये दोनों परिभाषाएं आप नोट करें। उसके बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, आप इसको नोट कर लें। इसके लिए ये दो तरीके से परिभाषा दी गई है। एक है कि वह प्रक्रम जिसमें कार्य किए बिना ठंडी वस्तु से ऊष्मा को लेकर गर्म वस्तु को अगर दिया जाए तो ऐसा करना संभव नहीं है। और दूसरे शब्दों में इसी को कहा है कि इसी किसी इंजन के लिए नियत ताप पर किसी स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके संपूर्ण ऊष्मा को कार्य रूप में रूपांतरित करना संभव नहीं है। यानी कि जो भी हम ऊष्मा दे रहे हैं वह पूरी की पूरी कार्य रूप में रूपांतरित नहीं हो सकती है। यही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। यहाँ पे देखें, अब हम कार्नो इंजन को डिस्क्राइब करते हैं। तो इंजन और कार्नो चक्र हमने यहाँ एक साथ बनाया है। इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये एक पिस्टन है। ये अंदर जो है ये पिस्टन है और बाहर ये पिस्टन जो है एक सिलेंडर के बीच में है। सिलेंडर में पिस्टन आगे पीछे ये ऊपर नीचे जा सकता है इस तरीके से। और इसमें हमने एक आदर्श गैस भरी हुई है। ये एक ऊष्मा का स्रोत है जो ताप T1 पर है। और बीच में हमने एक प्लेट रखी है, ये पूरी तरीके से कुचालक है। और दूसरा ये सिंक है, सिंक का ताप T2 है। अब स्रोत जो है वह अनंत ऊष्मा दे सकता है और सिंक अनंत ऊष्मा ले सकता है। ये यहाँ पर कंडीशन है। अब इस प्रक्रिया में होना ये है कि जैसे ही हम इस सिलेंडर को पिस्टन सहित इस सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं
यानी कि P1, V1 और T1 की स्थिति है ये। हम इसको जब यहाँ रख रहे हैं तो इस सिलेंडर का जो है दाब P1 है, आयतन इसमें गैस का V1 है और इस समय टेम्परेचर T1 है। और अब यहाँ पर स्रोत से ऊष्मा सिलेंडर की ओर जाएगी तो इसका समतापी, अब देखिए टेम्परेचर इसका फिक्स है T1, तो इसमें यहाँ समतापी प्रसार होगा और पिस्टन बाहर की ओर जाएगा। पिस्टन में दाब में परिवर्तन होगा, साथ में ही इसमें आयतन में भी परिवर्तन होगा। तो दाब और आयतन परिवर्तित होकर P2 और V2 हो जाएंगे, लेकिन ताप अभी इसका T1 ही रहेगा। लेकिन अब हम इसको यहाँ से उठाकर, इस स्रोत से उठाकर कुचालक प्लेट पर रखते हैं तो उस दौरान अब ताप में परिवर्तन होगा और इसके अंदर अब रुद्धोष्म प्रसार होगा। रुद्धोष्म प्रसार के दौरान ना ही तो यह सिलेंडर बाहर से ऊष्मा ले सकता है, ना ही अपने अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने दे सकता है। तो इस प्रक्रिया में ये वाला स्टेप यहाँ से ये वाला ये होगा। तो यहाँ पर दाब P3, आयतन V3 हो जाएगा और साथ में ही अब ना ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर ताप T1 से T2 हो जाएगा, जैसा यहाँ ये दिखाया। ठीक है, अब हम इसको, इस सिलेंडर को, पूरी व्यवस्था को सिंक पे रखते हैं। तो सिंक इस पिस्टन के ताप को लेगा और अब इसमें संपीड़न होगा, ये पिस्टन अंदर की ओर आएगा। संपीड़न के कारण आयतन में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली जो है यहाँ से समतापी संपीड़न होगा, इसमें ताप T2 है और समतापी संपीड़न की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद में हम यहाँ से इस पूरे सिस्टम को उठाकर T2 से उठाकर वापस इस कुचालक प्लेट पर लाते हैं। तब यहाँ पर ये रुद्धोष्म संपीड़न होगा और रुद्धोष्म संपीड़न में आप देखें P2 और ये जो था P3 V3 ये P4 और V4 हो जाएगा। इस तरीके से दाब और आयतन में परिवर्तन होगा। तो यहाँ इस चक्र में हमने देखा कि जब समतापी प्रसार हो रहा है तो ताप स्थिर रह रहा है, रुद्धोष्म में ताप बदल गया, फिर समतापी संपीड़न में ताप स्थिर है और रुद्धोष्म संपीड़न में फिर ताप ये T2 से T1 आ गया, यानी कि ये पूरा चक्र हो गया है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर करके इस ग्राफ को और इस पिस्टन और सिलेंडर की पूरी वर्किंग को देखा। तो यहाँ देखिए जो अभी हमने ये ग्राफ दिखाया था, इसका एक दूसरी तरीके से ग्राफ भी हमने यहाँ दिखाया। कुछ किताबों में इस तरीके से ग्राफ दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न बताया गया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं कार्नो चक्र में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। थोड़ी सी भाषा है, भाषा को आप लिख लेंगे कि जब समतापी प्रसार होता है तो समतापी प्रसार में दाब P1 से P2 होता है और आयतन V1 से V2 होता है, लेकिन ताप T2 वो T1 ही रहता है। और इस दौरान जो कार्य W1 किया जाता है उसमें Q1 ऊष्मा स्रोत से सिलेंडर के द्वारा अवशोषित की जाती है। तो यहाँ पर कितनी ऊष्मा ली? Q1 ऊष्मा, और Q1 ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो गई। देखिए अब हम कार्य कर रहे हैं तो ये कार्य बराबर बल और विस्थापन। अब यहाँ बल है दाब और विस्थापन है आयतन में परिवर्तन। और कहाँ से कहाँ तक? तो हमने ग्राफ में देखा था
कि आयतन V1 से V2 तक परिवर्तित हो रहा है। तो ये किए गए कार्य है। अब हम यहाँ इसको गणितीय रूप में हल करेंगे तो P का मान हम PV बराबर RT से रखेंगे। तो P बराबर हमें प्राप्त हो गया RT बटे V। तो ये मान हम यहाँ P की जगह रख देते हैं। तो यहाँ अभी टेम्परेचर है T1, तो हम T1 यहाँ रखा। तो W1 बराबर इंटीग्रेशन V1 to V2 RT1 बटे V dV। इसको आप सॉल्व करेंगे। R बाहर आया है क्योंकि ये नियतांक है, टेम्परेचर भी नियतांक है, तो हमारे लिए dV बटे V मिला। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर log V हो जाएगा और लिमिट V1 और V2 है। निम्न सीमा V1, उच्च सीमा V2 है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना है तो log V2 माइनस log V1 होगा। मैं यहाँ लिखना भूल गया log, एक और बार log आएगा तो log V1 यहाँ पर माइनस में आएगा। और इसके बाद में इसको हम log V2 माइनस V1 को log V2 बटे V1 लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखा log V2 बटे V1। इस प्रकार हमें W1 कार्य मिल गया RT1 log V2 बटे V1। अब हम दूसरा कार्य करते हैं समतापी प्रसार में। तो इसके लिए आप एक कोई समीकरण मार्क कर लें अपने हिसाब से। इसके बाद में हम रुद्धोष्म प्रसार में कार्य को देखते हैं। तो रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य W2 है। शर्त वही। अब देखो आयतन V2 से V3 परिवर्तन हो रहा है और दाब P2 से P3 परिवर्तित होगा, लेकिन ताप जो है वो अब T1 से T2 होगा। तो चलिए आगे देखें। इसमें अब प्रसार है रुद्धोष्म। तो रुद्धोष्म की शर्त होती है P V पे गामा की घात बराबर K। तो इस यहाँ से P बराबर मिलेगा K बटे V पे गामा की घात। ये P का मान अब हम यहाँ पर रखेंगे। तो लिमिट V2 से V3 है और यहाँ पर K बटे V पे गामा डेल्टा V। K कांस्टेंट है, बाहर निकला और V बटे में था तो हम इसको ऊपर लाए तो इनवर्स गामा हो गया। अब इसका हमने यहाँ पे समाकलन किया। समाकलन से एक घात प्लस हो जाती है और जो कुछ यहाँ होता है वही आपका बटे में आता है। और ये जो लिमिट थी अभी इंटीग्रेशन साइन की, वो यहाँ ब्रैकेट में ये लिमिट आ गई है। वही प्रक्रिया अब V की जगह एक बार V3 माइनस का चिन्ह और एक बार V2 रख देंगे तो हमें ये देखिए इस तरीके से ये प्राप्त हो गए। और यहाँ नीचे बटे में है माइनस गामा प्लस 1, तो इसको हमने कॉमन ले लिया तो माइनस गामा प्लस 1 ये यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और ये जो नीचे था माइनस, एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस गामा प्लस 1 से गामा माइनस 1 बन जाएगा। देखो अगर हम इस माइनस का गुणा यहाँ कर दें इनमें तो ये माइनस गामा हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें रिटर्न वही मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ से एक माइनस को कॉमन लेके रखा है। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अभी जो पिछले स्टेप में ये जो था V3 पे गामा माइनस 1 था, तो हमने माइनस 1 जो था माइनस गामा था, माइनस गामा प्लस 1, तो माइनस गामा वो प्लस का कर दिया अपन ने और नीचे आ गई, और माइनस जो प्लस 1 था वो V3 ऊपर रहा। वही प्रक्रिया अपन ने यहाँ पे करी है। उसके बाद में अब आप देखें हमने K का यहाँ अंदर गुणा कर दिया है, सिर्फ K का ही गुणा किया है अंदर इन दोनों में। तो ये इस तरीके से अपन को मिल गया और ये V3 था, ये ज्यों के त्यों है, ये V2 ये यहाँ ज्यों का त्यों है। इसके बाद में हम वापस वही रुद्धोष्म की शर्त लगा देंगे। P V पे गामा बराबर K होता है तो K बराबर भी क्या हो जाएगा P इंटू V पे गामा की घात। अब यहाँ देखें आप तो ये है V3 है तो यहाँ K की जगह P3 और V3 पे गामा की घात, और यहाँ पे ये नीचे V2 है तो हम यहाँ पे
P2 V2 गामा की घात, ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दिए। और ये नीचे V2 गामा पहले से था, यहाँ V2 गामा पहले था। अब हमें यहाँ पर ये V3 गामा और नीचे भी V3 गामा है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी V2 गामा एक दूसरे से कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा P3 और V3, तो ये लिखा। यहाँ बचा था P2 V2, ये हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद आगे बढ़े तो ये देखिए, अब हम जानते हैं PV बराबर RT से, PV बराबर RT से, तो यहाँ P3 V3 है, तो ये हो जाएगा RT2, क्योंकि जब आयतन V3 है, दाब P3 है, तो टेम्परेचर T2 हो जा रहा है, तो इसकी जगह आ गया RT2। इसी प्रकार P2 V2 बराबर RT1, इसके बराबर RT1। ये है आदर्श गैस समीकरण वाली अपन ने शर्त लगा दी, तो यहाँ पे ये मान रख दिए हैं इनके। P3 V3 बराबर RT2 और P2 V2 बराबर RT1। ठीक है, अब यहाँ से R अपन कॉमन ले लें, तो ये ले लिया। और अब देखो, अगर ये माइनस यहाँ है, इस माइनस का अगर अंदर गुणा कर दिया जाए तो ये T1 धन का हो जाएगा, तो अपन ने आगे लिख दिया, और T2 ऋण का हो जाएगा, तो ये पीछे लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमें W2 कार्य मिल गया है। अब देखते हैं अपन समतापी संपीड़न में कार्य, जो चक्र था ना, अब संपीड़न शुरू हुआ। संपीड़न में जो कार्य किया जाएगा उसमें ऊष्मा Q2 होगी। अब जो कार्य है ऊष्मा Q2 वो W3 में परिवर्तित हो रही है। और ये चूंकि अब विपरीत कार्य हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने ऋण चिन्ह लेके रखा है। अब इसमें देखें W3 V3 से V4 में PdV, ये शर्त वही, PV बराबर RT से P का मान RT बटे V, तो हमने RT2 बटे V यहाँ रखा, और इसको हमने वैसे ही हल कर दिया जैसे W1 के लिए किया था। लिमिट बस यहाँ पे अलग है V3 और V4, तो इसको हम सॉल्व करते गए, तो ये log V4 माइनस V3 मिला, तो ये हो जाएगा log V4 बटे V3 इस तरीके से। और ये माइनस चिन्ह है, तो अगर अब हम यहाँ इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देते तो ये मिल जाता हमें V3 बटे V4, तो हम इसको ये लिखा है यहाँ पर जब ये धन चिन्ह के साथ में, तो RT2 log V3 बटे V4, तो ये समतापी संपीड़न का कार्य हो गया है। अब हम रुद्धोष्म संपीड़न में कार्य को देखेंगे, यानी W4, तो यहाँ पे भी कार्य ऋणात्मक, लिमिट है अब अपनी V4 से V1, है ना। रुद्धोष्म संपीड़न में शर्त वही रुद्धोष्म वाली, PV गामा बराबर K, तो यहाँ पे P की जगह हमने रख दिया K बटे V पे गामा की घात, और इसको जब K को कॉमन लिया बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और V जो है उसको इन्वर्स लिया, तो V इन्वर्स लेने पर ये इन्वर्स गामा डेल्टा V हमें प्राप्त हो गया। अब इसका करेंगे हम समाकलन, समाकलन करने पर माइनस गामा प्लस 1 की पावर, और बटे में भी वही आ गया, है ना। ये लिमिट हो गई V4 से V1 तक की लिमिट हो गई है, और इसको हमने आगे हल किया। तो अब हल करना आप जानते हैं, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको हल करते जा रहे हैं। वही प्रक्रिया जो हमने W2 में की थी, उस प्रक्रिया से ये आया। K का हमने अंदर गुणा किया, K का अंदर गुणा करने पर K बराबर P टू दी पावर P V टू दी पावर गामा हमने यहाँ रखा, तो देखो नीचे क्या था, यहाँ V1, तो ऊपर भी हमने P1 V1, और यहाँ P4 V4 था, V4 है, तो हमने ऊपर K की जगह रखा P4 V4 पे गामा की घात। ये V1, ये इसके साथ पहले ही V1 था, ये V4 यहाँ पहले से था। ठीक है, अब अंश और हर वाले देखें, V1 गामा V1 गामा, V4 गामा V4 गामा, यहाँ से कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा था P1 V1, और यहाँ बचा था P4 V4, तो ये आ गए यहाँ पर।
और वही फिर PV बराबर RT वाला सूत्र यहाँ पर हमने उपयोग किया, तो P1 V1 बराबर RT1 और P4 V4 बराबर RT2। तो ये मान रख दिए हमने। इस प्रकार हमें W4 जो है R बटे गामा -1 इंटू T1 माइनस T2 प्राप्त हो गया। तो ये हमें अब यहाँ पर 4 कार्य प्राप्त हो गए हैं। अब ये पूरा एक चक्र है, एक चक्र में जो कार्य किया जाएगा वो चारों ही कार्यों के योग के बराबर होगा। अब ये बीजगणितीय योग है, तो यहाँ पर चिन्ह सहित लेंगे। तो हमने W1 W2 तो धनात्मक थे, लेकिन W3 और W4 हमारे ऋणात्मक थे, तो हमने उनको यहाँ पर रखा और उनको जोड़ा। अब आप यहाँ ध्यान से अगर देखें तो इसमें RT1 log V2 बटे V1 प्लस R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2, और यहाँ देखें माइनस R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये W2 और W4 आपस में हम यहाँ कैंसिल कर देते, हमारे पास बचा सिर्फ W1 और W3। तो ये W1 और W3 के मान हमने यहाँ रख दिए। तो हमने ये देखो, ये जो था ये कब था, Q1 ऊष्मा देने पर, और ये Q2 ऊष्मा देने पर था। तो इस तरीके से हमें जो किया गया कार्य है वह Q1 और Q2 ऊष्माओं, दोनों ऊष्माओं का हमें अंतर प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य। अब हमें निकालना है इंजन की दक्षता। तो इंजन की दक्षता निकालने के लिए ये देखें, ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। इंजन की जो दक्षता होती है वह किया गया कार्य और दी गई ऊष्मा का अनुपात होती है। तो दक्षता को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ईटा जो है वो दक्षता है और किया गया कार्य W है, तो ईटा बराबर होता है W बटे Q1, और W बराबर हम यहाँ पहले निकाल चुके हैं Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ईटा बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ईटा बराबर 1 माइनस Q2 बटे Q1, जो कि कार्नो इंजन की दक्षता होती है। अर्थात जो कार्नो इंजन है वह Q1 और Q2 ऊष्मा के लिए कार्य कर रहा है, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो दोनों ही ऊष्माओं का अनुपात है वह 1 से कम है। यानी इंजन की जो दक्षता है वह 100% नहीं है। यहाँ 1 का मतलब है 100%, अर्थात जो कार्नो इंजन है उसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती है। अब इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर बताया है। देखें कि यदि दो तापों के बीच कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। ये है कार्नो की प्रमेय, जो कि हमने यहाँ पर ये कार्य करने के बाद में सिद्ध की है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप बहुत सारी बातें इस वीडियो में सीख पाए, और उम्मीद है कि आप इनको नोट करेंगे और नोट करने के बाद में इसको रिवाइज करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वही बात मैं दोहराऊंगा फिर से कि आप चैनल से जुड़े रहिए, और साथ में पढ़ने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।